इस्तांबुल के मेयर इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद से अपोजिशन सड़कों पर है और वेस्ट और अमेरिका के लेफ्ट और मीडिया की नजरें इन मुजाहिरों पर हैं कि जैसे लोग इमामोग्लू की गिरफ्तारी से कितने नाराज हैं और जैसे अब तुर्की में वो सब कुछ बदल कर रख देंगे। लेकिन कोई वो सवालात उठाने की जरूरत महसूस नहीं कर रहा है जो इन हालात में बहुत ज़रूरी हैं। लिहाजा ये ज़रूरी है कि इन एस्पेक्ट्स पर रोशनी डाली जाए जिससे इस पूरे हंगामाराई का दूसरा पहलू भी सामने आ सके। इस वीडियो में इसी सूरत हाल का जायजा लेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। रेडियो देश के देखने वालों को फैसला का सलाम। तुर्की की अदालत ने अकरम इमामोग्लू को जेल भेज दिया है। ओग्लू कमाल अतातुर्क नवाज पार्टी CHP या तुर्क लहजे में कहें तो JHP के लीडर हैं। नौजवान सियासतदान हैं। उन पर करप्शन के कई संगीन इल्जाम आयद किए गए हैं। अदालत की तौहीन करने और यूनिवर्सिटी डिग्री में फॉर्जरी और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक का इल्जाम भी उन पर लगाया गया है। अब उनके खिलाफ सियासी सरगर्मियों पर 5 साल की पाबंदी आयद की गई है। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि वेस्ट और अमेरिकी मीडिया इमामोग्लू की गिरफ्तारी और उस पर उनके हमनवाओं के प्रोटेस्ट पर तो भरपूर तवज्जो दी है, लेकिन उन पर जो इल्जामात लगाए गए हैं उन पर कोई बहस कहीं नजर नहीं आ रही। इमामोग्लू के दौर में तुर्की की सबसे बड़ी म्युनिसिपैलिटी में फाइनेंशियल डीलिंग का क्या तौर तरीका रहा है? अगर उस पर कोई बात कहीं होती नजर आई हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। उन पर कुर्द सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन PKK के साथ भी ताल्लुक का इल्जाम है, जिसे तुर्की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, जो तुर्की के साथ साथ अमेरिका और यूरोप में एक्टिव है। अगर ये इल्जाम दुरुस्त हैं तो क्या इमामोग्लू 2028 में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इस मुल्क के प्रेसिडेंट बनने के उम्मीदवार होने के अहल होंगे, जिसे तोड़ने की कोशिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन से मुबैना तौर पर उनका ताल्लुक है? ये संगीन इल्जाम है जिसे उन्हें साबित करना होगा, जिन्होंने उन पर ये इल्जाम लगाया है, और इस सिलसिले में उनके बरी होने या मुजरिम करार पाने के इम्कानात पर बहस होगी और होनी भी चाहिए। रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी या CHP या JHP ने गुज़िश्ता 10 सालों में अकरम इमामोग्लू में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और पार्टी के फॉर्मर लीडर किलिचदारोग्लू ने उन पर काफ़ी भरोसा किया है। किलिचदारोग्लू को रजब तय्यिप एर्दोगान ने पिछले इलेक्शन में हराया था। किलिचदारोग्लू और तुर्की के कई सरमाएदारों ने अकरम इमामोग्लू के सपोर्ट के लिए एक फंड बनाया हुआ है ताकि उन्हें किसी भी तरह मुल्क का सदर मुंतखब करवा सके। जैसा कि हालिया सर्वे से पता चलता है कि अकरम इमामोग्लू काफ़ी पॉपुलर भी हुए हैं। उनका कहना है कि इमामोग्लू नौजवान हैं और अगर वो पावर में आ गए तो मुल्क की लीडरशिप नौजवानों के हाथ में होगी और मुल्क पूरा बदल जाएगा। शायद इसीलिए उनकी गिरफ्तारी का असर इस्तांबुल की सड़कों पर देखा जा सकता है। बताया यह गया है कि रजब तय्यिप एर्दोगान, जिन पर इमामोग्लू को गिरफ्तार करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो बहुत ही सख्त किस्म के लीडर हैं और वो हर मुखालिफ आवाज़ को कुचल देते हैं। लेकिन ये देखकर हैरत होगी कि अगर एर्दोगान ऐसे जालिम हुक्मरान हैं तो उन्होंने अब तक लोगों को सड़कों पर कैसे बर्दाश्त किया है। उन्होंने बशर अल-असद की तरह उन पर अपने जंगी जहाज़ों से बमबारी नहीं कराई है और चीन के तियानमेन स्क्वायर की तरह मुजाहिरीन को टैंक से नहीं रोका है। हम जानते हैं कि इस्तांबुल के मेयर अकरम इमामोग्लू के खिलाफ तमाम इल्जामात क्रिमिनल किस्म के थे, जिसमें रिश्वत की लेन देन और एक निजी कंपनी को फ़ायदा पहुँचाना शामिल है, जिससे उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 10 मिलियन लीरा के फंड्स ट्रांसफर भी कराए। इमामोग्लू की गिरफ्तारी इस वक्त हुई है जब उनकी पार्टी के इंटरनल इलेक्शन सर पर थे। कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी के अंदर उनके मुखालिफिन ने ही उन पर ये इल्जामात और उसके सबूत तुर्की के प्रोसिक्यूशन तक पहुंचाए थे ताकि उससे उन्हें कमजोर किया जा सके। कहा जाता है कि अंकारा के मेयर मंसूर यावास और पार्टी लीडर
ओज़गोर ओज़ेल के बारे में कहा जा रहा है कि वो इमाम ओगलो के बजाय खुद तुर्की के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनना चाहते हैं। कहा जाता है कि उनके जैसे ही लोगों ने पार्टी की इंटरनल राइवलरी में जो इल्ज़ाम अकरम इमाम ओगलो पर लगाए और मामला तुर्की के प्रोसिक्यूशन तक पहुंचा दिया, जिसके नतीजे में उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। देखना यह है कि इससे इमाम ओगलो की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी या वो इन केसेस के नतीजे में कमज़ोर पड़ जाएंगे और उनकी पार्टी के अंदर उनके मुखालिफिन को फ़ायदा पहुंचेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुद इमाम ओगलो की पार्टी और उनके लीडर इमाम ओगलो पर लगाए गए इल्ज़ामात को गलत नहीं बता रहे हैं और न उन्हें गलत साबित कर रहे हैं। बात अगर हो रही है तो बस उनकी गिरफ्तारी की और उस गिरफ्तारी की पुष्ट पर प्रेसिडेंट एर्दोगान के हाथ होने के शुबहे ही नहीं बल्कि यकीन की। पूरे एपिसोड में जो तुर्की में हो रहा है इसको समझने के लिए इस इलाके की पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी समझना जरूरी है। जब अकरम इमाम ओगलो को गिरफ्तार किया गया तो सबसे पहले जर्मनी ने इसकी मजम्मत की, उसके बाद उस पर यूरोपियन यूनियन में भी बहस हुई, यहाँ तक कि व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन से भी इसके बारे में सवाल किया गया। इसकी वजह से इमाम ओगलो की वेस्ट की एम्बेसी से ताल्लुकात पर भी सवालात उठे। इसे रीजनल और इंटरनेशनल मीडिया ने दबा दिया। सवाल ये पैदा होता है कि वेस्ट चाहता है कि तुर्की में स्टेबिलिटी पैदा हो और ये मुल्क जो रोल मिडिल ईस्ट में अदा कर रहा है और जिस तरह उसने रूस यूक्रेन जंग में अपना किरदार अदा किया है और उसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसमें उसे कोई एक्टिव रोल अदा करने से बाहर रखा जाए। हो ये रहा था कि तुर्की इस पूरे इलाके में एक बड़ा लीडर बनकर उभर रहा था, जबकि अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद दूसरे मुल्क चाहते थे कि वो तुर्की की जगह लें और इलाके के लीडर बने। इस इलाके में ज़्यादातर अरबी मीडिया भी तुर्की के मुजाहिरों पर बगले बजा रहा है, जबकि सीरिया में तुर्की ने जो रोल अदा किया है इससे गल्फ के बाद मुल्कों को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचा है। लेकिन ये अरब मुल्क इमाम ओगलो की गिरफ्तारी के बाद जो हालात पैदा हुए हैं उन पर डायरेक्ट कोई बात कहने से कतरा रहे हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं, देखें ऊंट किस करवट बैठता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।